जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन टीचर में। और प्यारे दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम से संबंधित जीएस के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इससे पहले हम जीएस के 4 प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ा चुके हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन को रखा है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यहाँ से चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। और पहले प्रश्न में कहा गया है कि 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन का निधन हो गया, वह कौन थे? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, एमएस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। और दोस्तों, इन्हीं के प्रयासों से 1965 में दोस्तों भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो किसके प्रयासों से हुई थी? तो आपको याद करना है, एमएस स्वामीनाथन के प्रयासों से हुई थी। दूसरी बात दोस्तों आपको याद करनी है यहाँ पर कि इसीलिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है, क्योंकि इनके प्रयासों से 1965 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और हरित क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? तो कृषि से संबंधित है। और ये पूछा जाता है किस फसल से संबंधित है? तो आप याद रखना, मुख्य फसल थी दोस्तों आपकी गेहूं। क्यों, कौन सी थी? गेहूं। और दूसरी फसल थी दोस्तों आपकी चावल। क्या थी? चावल। तो मुख्य फसल दोस्तों गेहूं है, दूसरी फसल क्या है? आपकी चावल है। इसके बाद में आपको एक पॉइंट और याद करना है कि हरित क्रांति का दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ? तो हरित क्रांति का दोस्तों दूसरा जो चरण स्टार्ट हुआ वो 2014 में हुआ। और ये किसने शुरू किया दोस्तों? तो याद रखना, ये पीएम नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में हरित क्रांति का दूसरा चरण स्टार्ट किया। और दोस्तों ये किसके उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों ये दालों के उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों दालों के उत्पादन में भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और दालों को खाने में भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और दालों का आयात करने में भी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो दालों के उत्पादन में, दालों के आयात में और दालों के दोस्तों खाद्यान्न में दुनिया का सबसे बड़ा देश बताइए तो भारत है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में दालों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने के लिए हरित क्रांति के दूसरे चरण की क्या की है दोस्तों? शुरुआत की है। तो आपको इंपोर्टेंटली याद करना है कि एमएस स्वामीनाथन भारत के एक बहुत बड़े कृषि वैज्ञानिक थे, जिनकी वजह से दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसलिए दोस्तों इनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना, विश्व में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो दोस्तों वो 1962 में हुई थी। और दोस्तों कहाँ पर हुई थी? तो याद रखेंगे, अमेरिका में हुई थी। और किसके प्रयासों से हुई थी? तो दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों से हुई थी। नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों से हुई थी। तो दुनिया में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई है दोस्तों वो नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों से हुई है। 1962 में हुई है। और कहाँ पर हुई है दोस्तों? अमेरिका में हुई है। और भारत में कब हुई है दोस्तों? 1965 में। और किसके प्रयासों से हुई है दोस्तों? एमएस स्वामीनाथन के प्रयासों से हुई है। इसीलिए दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहते हैं। और दुनिया में अर्थात विश्व में हरित क्रांति का जो जनक कहते हैं दोस्तों वो नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों रखा है दोस्तों? ये इसलिए रखा है क्योंकि एमएस स्वामीनाथन का अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया, तो इससे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1925 को हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 28 सितंबर 2023 को हुई थी। और कितनी उम्र में मृत्यु हुई है दोस्तों? तो याद रखेंगे 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। इन 75 जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जबकि सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ है। क्या है दोस्तों? हापुड़। तो क्षेत्रफल में नंबर 1 स्थान रखता है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा है हापुड़। इसी तरीके से आपको 2 जिले और याद करने हैं कि इलाहाबाद जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और आपका महोबा ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो आपको ये 2 बातें और सीख लेनी है कि उत्तर प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला बताइए तो आपका महोबा है। और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आबादी वाला जिला बताइए तो आपका इलाहाबाद या प्रयागराज है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दोस्तों आपका हापुड़ है। यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो आप याद करेंगे, डेसिबल इकाई का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाती है? तो आप याद रखेंगे, ध्वनि की जो आवृत्ति मापी जाती है वो दोस्तों आपके हर्ट्ज में मापी जाती है। किसमें? हर्ट्ज में। तो 2 बातें आप सीख लीजिएगा कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? तो डेसिबल से। और ध्वनि की आवृत्ति किससे मापते हैं? तो दोस्तों हर्ट्ज से मापते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और उठता है, और वो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक मनुष्य की सुनने की क्षमता कहाँ से कहाँ तक होती है? तो आप याद रखेंगे 20 हर्ट्ज से लेकर के और दोस्तों आपके 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है।
अब आपको एक बात और सीखनी है कि 20 हर्ट्ज से कम की तरंगों को कहते हैं दोस्तों अपश्रव्य तरंगे। क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगे। और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की तरंगों को कहते हैं पराश्रव्य तरंगे। क्या कहते हैं दोस्तों? पराश्रव्य तरंगे। तो ना तो मनुष्य अपश्रव्य तरंगे सुन सकता है, ना पराश्रव्य तरंगे सुन सकता है, बल्कि अपश्रव्य और पराश्रव्य के बीच में जो तरंगे हैं, अर्थात 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की जो बीच की तरंगे हैं, उनको ही मनुष्य सुन सकता है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि भूकंप के दौरान कौन सी तरंगे निकलती हैं? तो दोस्तों भूकंप के दौरान अपश्रव्य तरंगे निकलती हैं। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं। और दोस्तों ध्वनि की आवृत्ति किससे मापते हैं? हर्ट्ज से मापते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामो ऊर्जा परिवर्तित करता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो डायनामो क्या काम करता है? तो डायनामो काम करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करने का। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी? तो आप याद करना, रक्त और लोहे की नीति अपनाने वाला जो बादशाह था दोस्तों वो बलवन था। कौन था? बलवन। अब बलवन के बारे में क्वेश्चन आता है कि दोस्तों जिले इलाही की उपाधि किसने ली थी? तो आप याद करेंगे जिले इलाही की उपाधि लेने वाला कौन है दोस्तों? आपका बलवन है। दूसरा आप याद करिएगा कि 40 समूह का अंत किसने किया? तो 40 समूह का जो अंत किया था दोस्तों वो बलवन ने किया था। और तीसरा काम बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि इसने अमीर खुसरो को, किसको? अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा। भारत का क्या कहा? तोता। तो भारत का तोता अमीर खुसरो को किसने कहा था? तो दोस्तों वो बलवन ने कहा था। बलवन के बारे में क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि बलवन ने गैर इस्लामिक परंपराओं की शुरुआत की थी। गैर इस्लामिक परंपराओं की शुरुआत की थी। अब यहाँ पर देखेंगे तो गैर इस्लामिक परंपराएं कौन कौन सी थी? तो एक दोस्तों सजदा था, एक पावोस था, एक नवरोज त्योहार था। इन्हें गैर इस्लामिक परंपरा कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि गैर इस्लामिक परंपराओं की शुरुआत किसने की? दोस्तों बलवन ने की। लेकिन गैर इस्लामिक परंपराओं का अंत किसने किया था? तो दोस्तों याद करेंगे औरंगजेब ने किया था। तो गैर इस्लामिक परंपराओं का अंत किया था किसने? औरंगजेब ने। और गैर इस्लामिक परंपराएं किसने शुरू की थी? दोस्तों बलवन ने। और बलवन ने 40 समूह का अंत किया था। जबकि बात करते हैं इल्तुतमिश ने 40 समूह का क्या किया था दोस्तों? गठन किया था। तो यहाँ पर याद करना कि 40 समूह का गठन किसने किया था दोस्तों? तो आपके इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश के दोस्तों एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान दिल्ली के तख्त पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ कहलाता है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वदाता। क्योंकि रक्त समूह ओ जो है किसी को भी ब्लड दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता, केवल ओ से ही लेता है, इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। जबकि सर्वग्राही किसे कहते हैं? तो आप याद करेंगे ब्लड ग्रुप एबी को सर्वग्राही कहते हैं। क्योंकि ये सबसे ब्लड ले तो लेता है लेकिन सबको देता नहीं है, केवल एबी को ही देता है, ले सबसे लेता है। इसलिए एबी को सर्वग्राही कहते हैं और ओ को सर्वदाता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? तो आपको याद करना है उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है दोस्तों वो पलाश है। क्या है दोस्तों? पलाश। अब यहाँ पर देखते हैं ये बारहसिंगा है, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। और दोस्तों ये जो मछली आप देख रहे हैं इसका नाम है मोय या चीतल। और उत्तर प्रदेश की जो राजकीय मछली है दोस्तों वो मोय या चीतल है। उसके बाद दोस्तों ये जो वृक्ष देख रहे हैं ये है अशोक। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है दोस्तों वो अशोक है। और दोस्तों राजकीय पक्षी क्या है उत्तर प्रदेश का? तो दोस्तों ये सारस या क्रोच है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है दोस्तों? तो याद करेंगे तो वो है एक व्रत, और उस व्रत में 2 मछली, और दोस्तों गंगा और यमुना नदी, और दोस्तों एक क्या है? धनुष है। तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। याद रखना उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय मछली क्या है दोस्तों? आपकी मोय या चीतल है। इसके बाद में हम अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप याद करेंगे उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल और दिवालिया ना हो और किसी लाभ पद पर ना हो। संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद ये किस देश के संविधान से दिया गया है? तो आप याद रखेंगे अमेरिका के संविधान से दिया गया है। दूसरी बात दोस्तों, उपराष्ट्रपति की खास बात यह होती है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वर्तमान उपराष्ट्रपति होता है। इसीलिए दोस्तों उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के पदेन सभापति होने के रूप में वेतन प्राप्त होता है, जबकि उपराष्ट्रपति पद का वेतन क्या होता है दोस्तों? शून्य होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत के अब तक 6 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो आप अच्छी तरह से याद करिएगा दोस्तों कि इस टाइम पर हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो याद रखेंगे डॉक्टर के सवान का स्थान लिया है।
और याद करना, ये जो दोस्तों इसरो है इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और याद करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1969 में हुई थी। और 1969 में दो बातें और याद करिएगा कि 1969 में देश की चौथी महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। और 1969 में दोस्तों आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आप याद करेंगे संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा चुना जाता है। यहां पर देखेंगे ये जो लोक लेखा समिति होती है, लोक लेखा समिति, तो इसके बारे में क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 में से दोस्तों 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं और दोस्तों 15 किससे चुने जाते हैं? तो 15 लोकसभा से चुने जाते हैं। किससे चुने जाते हैं? लोकसभा से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? तो आप याद करेंगे सर्वाधिक साक्षरता वाला उत्तर प्रदेश का जिला गौतम बुद्ध नगर है। अगर बात करते हैं सबसे कम साक्षरता किसकी है, तो आप याद करेंगे श्रावस्ती की सबसे कम साक्षरता है। श्रावस्ती मात्र 46% पढ़ा लिखा है, जबकि गौतम बुद्ध नगर दोस्तों आपका 80 पॉइंट के 1% पढ़ा लिखा है। तो आप याद करेंगे कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, जिसकी साक्षरता लगभग 80% है। और सबसे कम साक्षरता वाला उत्तर प्रदेश का जिला दोस्तों आपका श्रावस्ती है, जिसकी साक्षरता दोस्तों आपकी 46% है। कितनी? 46% है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा बताइए कौन सा है? क्या सिपकला दर्रा, जोजिला या नाथुला या जलेपला? तो आपको याद करना है दोस्तों, ये जो सिपकला दर्रा है ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है। और जोजिला दर्रा जो है दोस्तों ये कहाँ पर है? तो जोजिला दर्रा, बुजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा ये दोस्तों आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। और नाथुला दर्रा दोस्तों कहाँ पर है? तो आपका सिक्किम में है। कहाँ पर है दोस्तों? सिक्किम में। और याद रखेंगे दोस्तों जलेपला दर्रा भी कहाँ पर है दोस्तों? आपके सिक्किम में है। तो उसने पूछा है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, तो आप याद करेंगे सिपकला दर्रा। अगर आप ध्यान से देखें तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे पड़ते हैं दोस्तों, एक सिपकला दर्रा, एक बारालाचला दर्रा और एक दोस्तों रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा, बारालाचला दर्रा और सिपकला दर्रा ये कहाँ पर पड़ते हैं दोस्तों? तो आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। जबकि बात करते हैं पीरपंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा और काराकोरम दर्रा दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बात करते हैं माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, तो दोस्तों ये पड़ते हैं कहाँ पर? आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं। कहाँ पर? उत्तराखंड में। अगर हम एक इंपोर्टेंट देखते हैं तो सर 2 दर्रे और आते हैं, एक आता है आपका जलेपला दर्रा, एक आता है नाथुला दर्रा, ये दोस्तों आपके सिक्किम में पड़ता है। जबकि अगर देखेंगे दोस्तों आपका बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दीफू दर्रा दोस्तों ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। तो आपको याद करना है कि सिपकला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है कि सतलज नदी भारत के किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो दोस्तों याद करेंगे हिमाचल प्रदेश के सिपकला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और ये क्वेश्चन याद करिएगा कि सतलज का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों शतुद्री है। क्या है? शतुद्री। बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पुस्तक है गीतांजलि ये किस चीज का संग्रह है? तो आप याद रखना गीतांजलि का अर्थ होता है गीतों का संग्रह, या गीतों के संग्रह को कहते हैं गीतांजलि। इसमें कविताओं का संग्रह है। किसका संग्रह है दोस्तों? कविताओं का संग्रह है। और दोस्तों ये जो गीतांजलि पुस्तक है इसी के लिए दोस्तों 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहला एशिया तथा भारत का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला है भारत में वो मिला है गीतांजलि पुस्तक के लिए। और किसको मिला है दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? तो याद रखेंगे महात्मा गांधी ने कहा था। और यही वो गीतांजलि पुस्तक है दोस्तों जिसके अंदर भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगण लिखा था। और वो किस भाषा में लिखा था दोस्तों? संस्कृत बांग्ला में लिखा था। और जिसके मात्र 2 ही पद राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किए गए हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। लगभग दोस्तों आपकी 12 से 14 किलोमीटर ये गुजरात राज्य की तटीय रेखा है। अगर हम बात करते हैं भारत के कुल कितने राज्यों की तटीय रेखा है, तो भारत के कुल 9 राज्यों की तटीय रेखा है, जिसमें सबसे लंबी दोस्तों आपके गुजरात की है और सबसे छोटी किसकी है दोस्तों? आपके गोवा की है। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे तो ये दोस्तों गोवा है, तो गोवा की सबसे छोटी तटीय सीमा है और दोस्तों गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है। जबकि बात करते हैं तो कुल मिलाकर के 9 राज्यों की तटीय सीमा है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, उसके बाद में आपका उड़ीसा और आपका पश्चिम बंगाल। तो कुल मिलाकर के 9 राज्यों की तटीय सीमा है जो कुल 6500 किलोमीटर लंबाई को दर्शाती है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य बताइए। तो अगर प्रायद्वीप भारत लिखा हुआ आएगा तो दोस्तों वहां पर सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य जो होगा वो आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा? आंध्र प्रदेश। और डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य बताइए, तो दोस्तों गुजरात होगा। क्या होगा? गुजरात। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध संगीत के किस वाद्य यंत्र से है? तो सर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो तबला है
तो तबले से संबंधित है आपके जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। और बात करते हैं बांसुरी से, तो याद करेंगे हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित हैं। और सरोज से दोस्तों अमजद अली। क्या नाम है इनका? अमजद अली। तो अमजद अली खां ये किससे संबंधित है? सरोज से। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों सितार से पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर ये दोस्तों किससे संबंधित हैं? ये सितार से संबंधित हैं। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं। क्वेश्चन देखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन राजाओं के बीच लड़ा गया था? तो अगर हम पानीपत के युद्ध की बात करें दोस्तों, तो पानीपत के 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध हुआ दोस्तों 1526 में, और दूसरा युद्ध हुआ दोस्तों आपका 1556 में, और दोस्तों तीसरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1761 में। तो 3 लड़ाई हुई पानीपत की। पहली जो लड़ाई हुई थी दोस्तों 1526 में, ये आपके किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। और दोस्तों ये ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। और पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, वो दोस्तों अकबर और हेमू बक्कल के बीच हुई थी। और हेमू बक्कल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमू बक्कल ये इतिहास का अंतिम शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो कुल मिलाकर के 13 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसमें सबसे अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन था दोस्तों? वो हेमू बक्कल था। दोस्तों सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था दोस्तों याद रखना, वो 1757 में हुआ था। और किस किस के बीच हुआ था? तो दोस्तों सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो ये बात याद करने की है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो आप याद करेंगे 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग दोस्तों आपकी 20 करोड़ है। कितनी करोड़ है? 20 करोड़। जो भारत का कितना प्रतिशत है? तो भारत का दोस्तों ये 16.5% है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है दोस्तों? तो याद रखेंगे 16.5% है। और इस तरीके से उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। आपको आश्चर्यचकित बात बताएं तो दोस्तों इसकी आबादी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है। यानी अमेरिका, चीन, भारत और इंडोनेशिया के बाद जो सबसे ज्यादा आबादी वाली जगह है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश है। अब आप सोच सकते हैं कितनी जनसंख्या होगी उत्तर प्रदेश की। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या, किसकी? भारत की जनसंख्या ये विश्व का कितना प्रतिशत है? तो विश्व का दोस्तों 17.5% है। इन दोनों क्वेश्चनों को समझना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत का कितना परसेंट है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत का 16.5% है, जबकि भारत की जनसंख्या विश्व का 17.5% है। इस तरीके से दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। और इस तरीके से दोस्तों भारत ये दुनिया का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला देश है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।